नमस्ते दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है वाराणसी के राजेंद्र ऋषि जी के जीवन से जुड़ी एक सत्य कथा। तो चलिए सुनते हैं ये सत्य घटना राजेंद्र ऋषि जी के बताए हुए शब्दों में। ये मेरे जीवन की ऐसी घटना है जिसे मैं भूल नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि कई लोगों को ये कथा काल्पनिक और अंधविश्वास से भरी हुई लगेगी। ज्ञानी और मनोवैज्ञानिक अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे। मुझे किसी भी आलोचना की परवाह नहीं है। मेरी आंखों से देखा जो सच है उसे मैं बयान कर रहा हूँ। मैंने जब उस भटकती हुई आत्मा को देखा तो अपने पूरे होश में था, और आज जब उस घटना को बयान कर रहा हूँ तब भी मैं पूरे होश में हूँ। उस समय मैं 16 साल का था और 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद जुलाई के महीने में अपने मामा जी के गांव गया हुआ था। उन दिनों विज्ञान में मेरी बड़ी रुचि थी। मन में न कोई भय और न कोई अंधविश्वास था। गांव में बचपन के मेरे कई मित्र थे। मेरा एक मित्र है जिसका नाम चुन्नू है। मुझे पता चला कि उसे किसी प्रेत ने पकड़ा हुआ है। मैंने अपनी नानी से कहा कि ये सब झूठ है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। मेरी नानी ने मुझसे कहा, जाओ चुन्नू को देख कर आओ। मैं अपने मित्र को देखने गया। वो मुझे देखते ही दौड़कर आया और मेरे गले से लिपट गया। उसने खाट बिछाई और उस पर दरी डालते हुए मुझे बैठने को कहा। मैंने हंसते हुए पूछा, मैंने सुना है यार कि तुम्हें किसी प्रेत ने पकड़ लिया है, पर तुम तो ठीक ठाक नजर आ रहे हो। ये सब क्या नाटक है? पढ़े लिखे आदमी हो, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? उसी साल उसने भी 10वीं पास की थी। मेरे दोस्त ने कहा, जब वो आता है तो मुझे कुछ होश नहीं रहता। उसके जाने के बाद फिर होश में आ जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस बीच क्या होता है। वो एकदम गंभीर हो गया। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, वो कब आएगा? मैं भी ज़रा देखूं कि वास्तव में तुम्हारी बात सही है या झूठ। चुन्नू के छोटे भाई मुन्नू ने कहा, उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं है। वो इसके ऊपर जब आएगा तो ये अंग्रेजी में बकने लगता है। मैंने वहीं बैठकर कुछ देर इंतज़ार किया, परंतु सब कुछ सामान्य रहा। मैं खाट से उठते हुए बोला, इसको किसी भूत प्रेत ने नहीं पकड़ा है, सब इसका वहम है। फिर चलते हुए मैंने कहा, जब वो प्रेत इसके ऊपर आए तो मुझे बुला लेना, और मैं घर चला गया। शाम के समय मुन्नू मुझे बुलाने आया, जल्दी चलिए, भैया के ऊपर वो मास्टर जी वाला भूत आ गया है। मैं लगभग दौड़ते हुए उसके साथ उसके घर पहुंचा। मित्र के घर के बाहर 10-12 लोगों की भीड़ जमा थी। वो एक खाट पर बैठा हुआ अंग्रेजी में लेक्चर दे रहा था। अंग्रेजी भी इतनी कठिन कि मुझे भी समझने में मुश्किल हो रही थी। मेरा मित्र अंग्रेजी तो छोड़िए, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे कुछ घबराहट तो हुई, परंतु हिम्मत करके मैंने पूछा, आप कौन हैं? मैं मास्टर हरिनारायण सिंह अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसे ठीक करके रहूँगा। मेरे मित्र के मुंह से आवाज़ निकली। इसके ऊपर आकर इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? अपने दिल की बढ़ती धड़कनों पर काबू करते हुए मैंने पूछा। ये नहर के पास अपने खेत में शौच करते समय सभी मास्टरों को गाली दे रहा था। इसको सबक सिखाने के लिए मैंने इसको पकड़ लिया। मेरे मित्र के मुख से आवाज़ निकली। तभी मेरे मित्र का भाई मुन्नू जोर से हंसने लगा। इडियट, दांत निपोड़ता है, बेहुदा कहीं का। मेरी छड़ी कहाँ है? मेरे मित्र के मुंह से निकली आवाज़ बहुत रौबदार थी। मेरे मित्र का पूरा शरीर गुस्से के मारे कांप रहा था। मुन्नू मास्टर जी की रौबदार धमकी सुनकर झट से चुप हो गया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए और इसके भाई को भी माफ़ कर दीजिए। वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय चुन्नू के पिता एक ओझा को लेकर वहाँ पहुँचे, जो लाल कपड़ों में लिपटा हुआ, कंधे पर लाल रंग का झोला लटकाए हुए था और लंबी दाढ़ी थी। ओझा ने मेरे मित्र की आंखों में ध्यान से देखा, शरीर को छूकर देखा और फिर मित्र की ओर देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मित्र का हाथ अचानक उठा और खींचकर एक तमाचा ओझा के गाल पर जड़ दिया। कायदे से बात करो, मैं मास्टर हरिनारायण सिंह हूँ, मझवारा के स्कूल में पढ़ाता हूँ। बड़े बड़े ओझाओं को मैंने ठीक किया है। तुम क्या चीज़ हो? अभी परसों एक ओझा को ये लेकर आया था,
वो कमरे में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके मुझे झाड़ू से मारने लगा। मुझे गुस्सा आया तो पल भर मैंने उसे घूरा और अब वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरा मित्र गुस्से में दिख रहा था। ओझा अपना गाल सहलाते हुए बोला, मास्टर, अभी बताता हूँ तुझे। तू मुझे जानता नहीं है। मैंने बड़े बड़े भूत भगाए हैं। तू क्या चीज़ है? अभी भागेगा तू? ओझा ने अपने झोले से कपूर और दिया निकाला और कपूर जलाकर मित्र के चेहरे के चारों ओर घुमाते हुए गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। मित्र के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगे। उसका हाथ हवा में उठा और कसकर एक तमाचा ओझा के गाल पर जड़ दिया। गलत ढंग से मंत्र पढ़ता है। पहले ठीक ढंग से मंत्र का उच्चारण करना तो सीख ले। मैंने आजीवन गायत्री मंत्र का जाप किया है। तू मेरे सामने गलत उच्चारण करता है। ओझा बुरी तरह से भयभीत हो चुका था। अपना झोला उठाते हुए बोला, ये हमारे बस का रोग नहीं है। किसी और ओझा गुनी को दिखाओ। मित्र की माता ने हाथ जोड़ के पूछा, बाबा, इस बच्चे को माफ़ी दे दीजिए और बताइए आप कैसे जाएंगे? हमको मनहर ले चलो, इसे छोड़ देंगे और अब हम वहीं रहेंगे। शांत स्वर में मित्र के मुख से आवाज़ आई, ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे, जैसा आप चाहते हैं। मित्र की माता हाथ जोड़कर खड़ी रहीं। कुछ देर बाद मेरा मित्र होश में आ गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। पानी के छींटे मारकर उसकी माँ ने उसका चेहरा धोया। वो आश्चर्य से गांव वालों को देख रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने उसके भाई से पूछा, परसों कोई ओझा आया था क्या? हाँ, बहुत मार खाया। मार खाकर कमरे से बाहर निकलते ही यहाँ डर के मारे रुका नहीं, सीधे अपने घर भाग गया। मुन्नू हंसते हुए बोला। पता किया कि मझवारा के किसी स्कूल में हरिनारायण सिंह के मास्टर थे? मैंने उत्सुकता से पूछा। अरे, उनको मरे तो 10 साल हो गए हैं। आजकल उन्हीं के स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, रामवचन यादव बोले, जो चुन्नू के पड़ोसी थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा और चरण छूकर मास्टर साहब को प्रणाम किया। खुश रहिए। कब आए? आजकल पिताजी की पोस्टिंग कहाँ पर है? मास्टर साहब ने पूछा। जी, जबलपुर में, मैंने कहा। मास्टर साहब, आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? और क्या वाकई चुन्नू को किसी प्रेत ने पकड़ा है? यकीन करना ही पड़ता है। जो सच सामने प्रत्यक्ष दिख रहा हो उसे कैसे झुटलाया जा सकता है? मास्टर साहब वहाँ से चल दिए। रात हो रही थी, इसीलिए मैं भी अपनी नानी के घर की तरफ चल दिया। अगले दिन मुन्नू से पता चला कि घर वाले चुन्नू को लेकर मनहर गए हैं, जहाँ पर किसी बाबा की समाधि है और जहाँ पर जाकर भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। वाकई वहाँ जाकर मेरा मित्र चुन्नू ठीक हो गया। उसे पिछला कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने चुन्नू से अनुरोध किया कि मैं मनोहर की वो समाधि स्थल देखना चाहता हूँ जहाँ जाकर तुम ठीक हुए थे। बहुत अनुरोध करने पर वो मान गया। हम दोनों साइकिल से एक दिन सुबह निकले। 4 घंटे की यात्रा के बाद मनहर पहुँचे। वहाँ समाधि स्थल को देखा, एकदम शांतिपूर्ण। बहुत से हरे भरे पेड़ पौधे और थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सा तालाब था। मैं सोचने लगा, कितनी मनोरम और शांतिपूर्ण जगह मास्टर साहब ने अपने विश्राम के लिए चुनी है। यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। समाधि के पास लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वहाँ ना तो कोई मौलवी था और ना ही कोई पुजारी। बहुत से औरत आदमी मैदान में झूम रहे थे। कुछ देर झूमने के बाद नॉर्मल हो जाते थे। मैंने समाधि स्थल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरा मित्र आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। अब किसे प्रणाम कर रहे हो? मैंने अब उन मास्टर साहब को प्रणाम किया है जो तुम्हारे ऊपर आते थे, मैंने धीरे से कहा और वापस घर के लिए चल दिए। मैं तब भी यही सोचता था और आज भी यही सोचता हूँ कि कुछ ज्ञानी लोग जिस भूत प्रेत को अंधविश्वास कहते हैं और उसे मानसिक बीमारी का नाम देते हैं, उसका इलाज उनके पास तो नहीं है, परंतु जो भुगत रहा है वो इलाज का कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेता है। एक निवेदन और करूँगा कि जिन चीज़ों पर करोड़ों लोगों की आस्था है, उस पर केवल आलोचना करने के लिए ही आलोचना मत कीजिए। स्वस्थ एवं सार्थक आलोचनाओं का स्वागत है। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक और सत्य कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।